खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके अंदर एक मेजर थीम है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल स्प्लिट क्यों हो गया। तो जाहिर है उसके अंदर एक चेंज है फ्रॉम ऑल इंडियंस बीइंग वन नेशन, के सारे हिंदुस्तानी एक पॉलिटिकल नेशन है, टू द ऑपोजिट कि हिंदुस्तान के अंदर दो नेशंस हैं, हिंदू और मुस्लिम। मैंने सर सैयद पे एक प्रोग्राम किया है जो टू नेशन थ्योरी का मुस्लिम जो उसकी है ना आइडियोलॉग्स, उनमें से सर सैयद का जिक्र मैं कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि हिंदू कम्युनल थिंकर जो थे वो क्या कह रहे थे। तो मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर पार्था मुखर्जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने ढाका टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि जो कहा जाता है ना कि टू नेशन थ्योरी हिंदुओं में काऊ बेल्ट जो है हिंदी स्पीकिंग वहाँ से शुरू हुई। उन्होंने कहा ये गलत है, ये एक्चुअली बंगाल में शुरू हुई। और इसके जो आइडियोलॉग थे ना, द फर्स्ट वन, हिज नेम वाज तरिणीचरण चट्टोपाध्याय, जिन्होंने 1858 में कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान का जवाल, हिंदुओं का के साथ जो जो बुरी उनकी ट्रीटमेंट, ये वो सारा जो है ये 1000 साल ऑफ मुस्लिम रूल की वजह से है। पॉलिटिकली उस दौर में ये 1858 में उन्होंने कहा, अबाउट द सेम टाइम व्हेन सर सैयद वाज टेलिंग द मुस्लिम्स कि आप हिंदुओं से दूर रहें और अंग्रेज़ों का साथ दें। तो दिस मैन चट्टोपाध्याय वाज टेलिंग द हिंदूज कि मुसलमानों का रूल बुरा था, अंग्रेज़ों की वजह से हिंदुओं को चांस मिले आगे बढ़ने का। तो दोनों एक्चुअली वर ट्राइंग टू कैच द आई ऑफ द ब्रिटिश फॉर द टू नेशन थ्योरी पोजीशंस। ठीक है, ये ज़रा आप यूँ समझें। बंगाल से फिर ये हम देखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1902-1912 के इर्द गिर्द भाई परमानंद जो मुल्तान के थे, उन्होंने इस पे लिखा कि हिंदुस्तान की तकसीम की जाए और मुसलमान जो हैं उनको वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर धकेल दिया जाए और बाकी इलाके जो हैं वो हिंदुओं के लिए रखे जाएं। कुछ और हिंदुओं का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको बाय फोर्स दोबारा हिंदू मज़हब के अंदर वापस लाया जाए, वरना मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के, ये हमेशा जो हिंदुस्तान से बाहर मुस्लिम नेशंस हैं या स्टेट्स हैं उनकी तरफ लॉयल होंगे, हिंदुस्तान की तरफ नहीं होंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू इधर से आया। फिर 1924 में लाला लाजपत राय, जो कि शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े कायल थे, उन्होंने जब ये कोहाट के अंदर हिंदुओं पे अटैक हुए तो उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और कहा कि पंजाब की भी डिवीज़न हो, द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ एंड द हिंदू सिख मेजॉरिटी एरियाज़ को सेपरेट किया जाए, मुसलमानों को यानी एक अलग किस्म का मुल्क दिया जाए। ही वॉज अ बिट अनक्लियर एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड, लेकिन लोग कहते हैं कि वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के थे। लेकिन इन सब में से दो नाम जो बहुत अहम हैं, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, वो हैं हिंदू महासभा के महालीडर विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस के सुप्रीमो आइडियोलॉग महादेव सदाशिव गोलवलकर। आज मैं इन दो आइडियोलॉग्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने पेश करूंगा। सावरकर जो है वो, उनकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका जो पहला पीरियड है अप टिल 1911, जबकि वो अरेस्ट हुए और उनको फिर ये काला पानी भेज दिया गया जहाँ ही स्टेट टिल 1920-21। हाँ जी, उसका पहला पीरियड जो है, उनकी एक किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
एक तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद सावरकर रोट अंडर द सेम टाइटल, और उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों हिंदुओं की जो यूनिटी थी उसकी बुनियाद पे पहली जंग आज़ादी की बात की। लेकिन जब वो अंग्रेज़ों के वहाँ सर्व कर रहे थे अपना सेंटेंस, तो अब मैंने आज का प्रोग्राम करने से पहले जो इंडिया में बहुत बहस हो रही है ना कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सावरकर, वो मैंने दोनों साइड से देख लिया है। तो और डिबेट भी सुने हैं जो कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल फॉर्मुलेटेड, दोनों साइड्स को चांस दिया गया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। लेकिन जो बात नज़र आती है कि आफ्टर 1921 व्हेन ही वाज रिलीज के साथ साथ ही वाज कन्फाइंड टू सम एरियाज, सो ही वाज नॉट फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांटेड। उस दौरान में 1937 तक सावरकर ने सोशल काम किया लेकिन ज़्यादातर लिखा। वहाँ पे हिज पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंजेस और वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को हिंदुइज़्म का सबसे बड़ा दुश्मन आर्ग्यू करते हुए नज़र आते हैं सावरकर। एंड आई विल रीड टू यू, ये हिंदुत्व का आइडिया जो है शुरू में शायद किसी बंगाली का था, बट ही टुक इट अप इन 1922-23, डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मुल्क हिंदुओं का है, तो ये हिंदू एक नेशन है, यानी एक पॉलिटिकल नेशन है। जिस तरह मुसलमान एक नेशन का तस्वर सर सैयद का, बाद में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बना, तो ये आइडिया सावरकर का भी था। 1937 में हिंदू महासभा के जो सेशन अहमदाबाद में हुआ, वहाँ पे आई विल रीड इट आउट, ये मेरी किताब जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, पेंगुइन इंडिया ने ये पब्लिश की है लास्ट ईयर, आप पढ़ लें, पेज 120। दिस इज व्हाट सावरकर राइट्स: As it is, there are two antagonistic nations living side by side in India. Several infantile politicians, फिर मैंने ब्रैकेट्स में कहा है, by that he meant Gandhi and Nehru, commit the serious mistake in supposing that India is already welded into a harmonious nation, or that it could be welded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so. हाँ, he says, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो दुश्मन नेशंस हैं, कौमें हैं, जो साइड बाय साइड तो रह रही हैं, और कुछ बचगाना इन्फेंटाइल होता है जिनकी इंटेलिजेंस बच्चों के लेवल की हो। इन्फेंटाइल लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, गांधी और नेहरू, वो ये समझते हैं कि ये तो एक ही नेशन है, या कि ये दोनों एक बन सकते हैं, या ये कि ये अगर हम चाहें एक सोच के मुताबिक तब भी ये एक नेशन है। These were well-meaning but unthinking friends. These were well-meaning but unthinking friends take their dreams for realities. थोड़ी सी अंग्रेज़ी उन्होंने गलत लिखी है, लेकिन कहना चाहते हैं कि ये लोग, उनके इरादे अच्छे हैं, लेकिन जो उनकी ड्रीम्स हैं, उनके जो वो ख्वाब हैं, वो उनको रियलिटी समझते हैं, यानी गांधी और नेहरू। That is why they are impatient of communal tangles and attribute them to communal organization. इसलिए जब भी कम्युनल प्रॉब्लम होते हैं तो बजाय ये देखने के ये तो हकीकत है कि हिंदू हिंदू हैं और मुसलमान मुसलमान हैं और ये दो दुश्मन कौमें हैं, बजाय इस तरह देखने के वो समझते हैं कि ये तो एक ही हैं। बट वो जो कम्युनल टेंगल्स, वो कहते हैं कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको दुश्मन बनाया है, हकीकत में ये नहीं है।
But the solid fact is that the so-called communal questions are but a legacy handed down to us by centuries of cultural, religious, and national antagonism between the Hindus and Muslims. लेकिन वो कह रहे हैं सावरकर कि हकीकत तो ये है कि सदियों का जो इन दो कौमों का, नेशंस का, कौम कम्युनिटी भी हो सकता है लेकिन अंग्रेज़ी में उसका मुतबादल कोई नहीं है. पॉलिटिकल नेशन इज़ पॉलिटिकल कौम. हाँ जी, कि इनकी जो सेंचुरीज़ की अदावत है एक दूसरे के ख़िलाफ़, जो फीलिंग्स हैं और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये उनको इग्नोर करके कहा जा सकता है. लेट अस ब्रेवली फेस अनप्लेजेंट फैक्ट्स एज दे आर. हमें हिम्मत के साथ जो हकीकत है उसको फेस करना चाहिए. यानी वो क्या कह रहे हैं हकीकत, कि हिंदू और मुसलमान दो दुश्मन कौमें हैं. India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogeneous nation, but on the contrary, there are two nations in the main, the Hindus and the Muslims in India. इसलिए ये तस्वर नहीं किया जा सकता, अज्यूम नहीं किया जा सकता कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक नेशन है. हकीकत ये है कि ये दो नेशंस हैं. अब यहाँ पे आप देखें, अगर सावरकर ये कह रहे हैं तो देन व्हाट डज ही मीन? क्या इंडिया डिवाइड होना चाहिए ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए? हिंदू महासभा ने ये पोजीशन भी कहीं नहीं ली. तो क्या मतलब है कि अगर ये दो दुश्मन कौमें हैं तो क्या मुसलमान सेकंड रेट सिटीजन हो जिन पे हिंदू हुकूमत करें, हिंदुत्व कल्चर उन पे इम्पोज किया जाए? इसका क्या जवाब है? सो सावरकर ने ये तो कह दिया कि ये दो नेशंस हैं, साथ साथ ये कहीं नहीं कहा कि इंडिया की डिवीज़न करके मुसलमानों को अलग मुल्क दे दो. ये मैं समझता हूँ अब देखा जाए तो सावरकर इस सेइंग कि गांधी और नेहरू की कोशिश क्या थी कि हिंदुस्तान डिवाइड ना हो ताकि और मुसलमान और हिंदू मिल के एक ही मुल्क में रहें एज वन नेशन. तो आप खुद सोचें कि अगर आपने पार्टीशन पे बात करनी है ना, और हिंदुओं की तरफ से देखना है कि किसने इस आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं स्ट्रेंथन किया, तकवीयत पहुँचाई, मजबूत किया, तो वो सावरकर ने और हिंदू राइट विंग के आइडियोलॉग्स ने किया ना. क्योंकि अगर आप कहते हैं ये दो नेशंस हैं और इनमें दोस्ती नहीं हो सकती, इनमें भाईचारा नहीं हो सकता, तो क्या एक मुल्क में रह के ये कोई अमन से रह सकते हैं? द आंसर इज़ नो. तो इनको फिर डिवाइड करके दो मुल्क दिए जाएं, ये भी नहीं कहा सावरकर ने. बाकी हिंदू आइडियोलॉग्स ये कह रहे थे. लिहाजा सावरकर टुक दिस पोजीशंस. बाद में एक सवाल जो है कि महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन है उसमें जो मेन कल्प्रिट हैं वो लोग, वो फैमिली जो है गोपाल गोडसे और उसके भाई नथुराम गोडसे, जो उस पर भी मैंने सुना है कि क्या हुआ कि बिफोर दिस कंस्पिरेसी वाज कैरिड आउट, एक दिन पहले ये जाके सावरकर को मिले हैं. लेकिन अब इंडिया के अंदर आर्गुमेंट दी जा रही है कि नहीं जी, उनका तो कोई रोल नहीं था और उनको वो क्या एक आपका सिविल हाईएस्ट अवार्ड है पद्मा रत्ना दिया जाए. ये दिस इज़ नॉट फॉर मी टू डिसाइड के देना चाहिए या नहीं. लेकिन इफ़ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया इज़ गांधी, जो कि समझ भी आती है इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, सीरियसली स्पीकिंग. आजकल तो इतनी बकवास, इतनी थर्ड रेट हो रही हैं मिस इंटरप्रिटेशन इंडिया में कि तो उनका तो वन कैन डू नथिंग. लेकिन सीरियस स्कॉलर्स वुड टेल यू विदाउट महात्मा गांधी देयर इज़ नो स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि मैस मूवमेंट बन सकी. माइनॉरिटी मूवमेंट्स, टेररिस्ट मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स तो बनी, लेकिन मिलियंस को आगे ला के फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जाना
ये महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। और उनकी मूवमेंट क्या थी? लेट्स कीप इंडिया यूनाइटेड, लेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स अंडरस्टैंड दैट टुगेदर वी कैन बिल्ड ए पीसफुल इंडिया थ्रू आवर सिंसियरिटी एंड एफर्ट्स। तो अगर आप टू नेशन थ्योरी के इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो अगर मुस्लिम लीग की तरफ से है तो सावरकर का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो यही है ना कि ये दो हैं, इसलिए इनको या तो अलग मुल्क किया जाए। तो क्या है, सारे मुसलमान सेकंड रेट सिटीजन कैसे रहेंगे एक इंडिया में? या तो फिर इंडिया सेकुलर बनता ना। यू वांट इट टू बी सेकुलर, ऑल्सो यू से इंडिया इज सेकुलर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, ये है वो है। सो यू हैव टू थिंक थ्रू। इसके बाद हम आ जाते हैं आरएसएस के लीडर महादेव सदाशिव गोलवलकर। उनकी पोजीशन नेशनलिज्म पे और भी ज़्यादा प्रोनाउंस थी, वेरी होस्टाइल टू मुस्लिम्स। एंड ऑल्दो अब जो आरएसएस है वो कहती है कि मुसलमान भी बेसिकली हिंदू ही हैं इन सम वे, बिकॉज उनके ओरिजिन हिंदुज़म के है। ओके, दैट्स द आरएसएस पोजीशन। लेकिन यहाँ पे आपके जो सुप्रीमो कह रहे हैं उनकी बात सुन लें। उनकी जो किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में, ही सेज, फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट sanctioned by the experience of shrewd old nations, the foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, which is Sanskrit, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, that is, of the Hindu nation, and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in that country, wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. There is at least should be no other course for them to adopt. We are an old nation. Let us deal as old nations ought to, and do deal with the foreign races which have chosen to live in our country. अब गोलवलकर गोज इवन फर्दर। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे जो फॉरेन रेसेस हैं, अब रेसेस का आइडिया आज तो कोई इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन फॉरेन रेसेस यहाँ पे कौन सी थी? वो जो 5 to 10% अशराफियाँ हैं, अगर उनका पॉइंट ऑफ है तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ऑल मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू देम वर दीज फॉरेन रेसेस इन सम सेंस। और हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदू कल्चर को माने, हिंदू रिलीजन की सुप्रेमेसी को माने, कुछ और क्लेम ना करें। अगर वो ये नहीं चाहते और अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखना चाहते हैं तो देन दे कैन लिव ओनली एज सेकंड रेट सिटीजन्स, जहाँ पे सिटीजनशिप राइट भी नहीं उनको मिल सकते, सिर्फ उनको टॉलरेट किया जा सकता है। एंड ही गोस फर्दर, German race pride has now become the topic of the day. To keep up the purity of the race and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole, a good reason for us in Hindustan to learn and profit by it. Very ironical, very tragic. क्योंकि आज आरएसएस और हिंदू महासभा, हिंदू राइट विंग के और ज़ायनिस्ट जो हैं इज़राइल के, उनकी तो बड़ी दोस्ती है। लेकिन यहाँ पे गोवलकर इस सेइंग कि हमें जर्मन से सीखना चाहिए कि जो पुरानी नेशंस होती हैं, यानी हिंदू पुरानी नेशन है, वो फॉरेन रेसेस
यानी कि जर्मनी में जो जूस थे उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या कर रहे थे जर्मनी में नाज़ीज़, जूस का लिक्विडेशन कर रहे थे। दे वर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ जर्मनी और बीइंग कॉट एंड किल्ड इन very large numbers. According to one estimate, 6 million Jews were killed during the Second World War, just to make Germany pure of all Jewish Semitic races. यानी ये पागलपना है, रेसिस की थेरी हो, मजहबी प्योरिटी की थेरी हो ये, लेकिन 30s में the dominant ideologies were Nazism and fascism, and obviously they had great influence in India. यानी अंग्रेज़ों को अपोज करते हुए जर्मनी के साथ सिंपैथी रखना, इटली के साथ रखना, ये मुसलमानों में भी हुई, लेकिन हिंदुओं के अंदर तो ये डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। गोवलकर इज सेइंग लेट्स लर्न फ्रॉम जर्मनी एंड डू द सेम टू द मुस्लिम्स। अब आप देखें, अगर इन दो की ये पोजीशन है तो फिर जिन्ना साहब की और बाकियों की जो मूवमेंट थी कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, वो आर्ग्यूमेंट क्यों समझ नहीं आती। मगर बात ये है जो मैंने बार बार कहा है कि हिंदुओं के अंदर ये जो पोजीशन थी ये मार्जिनल यानी ऑन द पेरिफेरी रही, ये सेंटर स्टेज नहीं बन सकी। सेंटर स्टेज में जो मेन मूवमेंट चली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और वो इंडिया को यूनाइट करने के लिए थी। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस जो भी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए थे, मैं समझता हूँ दिस इज़ ए ब्यूटिफुल आइडिया कि आपके मुल्क और धरती में जो भी रहते हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका, लेकिन जो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दी गई उसकी सारी दुनिया ने तारीफ़ की। आप प्रोजेक्ट बहुत एनलाइटेंड बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कामयाब हो, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसी फोर्सेस होती हैं जो उनको डिफीट कर देती हैं। जैसे यानी जर्मनी के अंदर पहले साल जो हैं वो तो लगता था सारी दुनिया में छा जाएंगी, वो तो उन्होंने मिलिट्री गलतियाँ की और रशिया पे भी अटैक कर दिया और अमेरिका भी कर दिया, तो तब वो हारे हैं वो जंग, वरना दुनिया में हिस्ट्री कुछ और बनती। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हिंदू टू नेशन थ्योरी भी उतनी ज़्यादा विरुलेंट यानी उतनी ख़तरनाक, उतनी ज़्यादा एंटी ह्यूमन थी जितनी टू नेशन थ्योरी की वर्शंस मुसलमानों के अंदर आई, कि आप मज़हब की बुनियाद पे लोगों को तकसीम करना शुरू कर दें, डिवाइड करना शुरू कर दें, जबकि वो एक ही मुल्क में रह रहे हैं। आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसीज़ बनी, अमेरिका देख लें आप, बरतानिया देख लें, जर्मनी देख लें, वहाँ हर जगह पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, लैटिन अमेरिकन, पता नहीं कौन कौन लोग आके रहते हैं। मेरे घर में ये जहाँ मैं रहता हूँ मुझे नहीं पता, एक लड़का उससे बात हुई, वो क्या कहते हैं वहाँ से ग्वाटेमाला से है, साथ मेरे इरानियन फैमिली रहती है। आज से कुछ 6 महीने पहले सेठी एक हिंदू कपल था आईटी वाला, वो वहाँ रहते थे, एंड वी ऑल लिव टुगेदर। जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस की वजह से आपको इवेल्युएट किया जाता है फॉर वट एवर यू कैन डू, वहाँ पे मज़हब का कोई रोल नहीं रहता, रेस का कोई रोल नहीं रहता। रेस तो वैसे ही एक बकवास कॉन्सेप्ट है। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन दैट वी ऑल descend from the same African mother or mothers in that area. It is too well known to question. Darwin's जो theory of the origin of the species जो है, ये सारा जो है वो एक हकीकत है। आप उसको डिनाई करके जो मर्जी बकवास किस्म की सूडो साइंस ले आएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिसर्च हो रही है वो इन्हीं बुनियादों पे हो रही है। तो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि टू नेशन थ्योरी के जो हिंदुओं के आइडियोलॉग थे उनमें चट्टोपाध्याय टू बिगिन विथ, और 2 बड़े नाम हैं हिंदू महासभा के सावरकर और आरएसएस के गोलवलकर। उनकी पोजीशन और जो बाद में
दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग की या मुस्लिम्स की तरफ से बनी, वो है एक दूसरे की एक्सक्लूजन। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में दोनों तरफ से इस किस्म की पोजीशन ली गई। इसको रोकने के लिए इसको कौन सी पार्टी थी, कौन सी मूवमेंट थी? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, इन द एंड दे फेल्ड, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन व्हाई दे फेल्ड, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच। आज मैं इतना ही आपको बताना चाहता था कि हिंदू वर्शंस क्या थे और ये दो आइडियोलॉग सावरकर और गोवलकर की क्या पोजीशंस थी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Merry Christmas to all of you and a very happy 2022 to all of you as well. All the best.